अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने साबिक आईजी से मुलाकात की और मामला यकीनन वही था, लॉ एंड ऑर्डर की, और जनरली जो उनके ऊपर आज जो अटैक हुआ था उस हवाले से भी जिक्र हुआ और उनकी उन्होंने इनपुट भी ली। और उसके बाद फिर हमने उमर चीमा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत, वफाकी हुकूमत की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब पर जो अटैक हुआ था उसके नतीजे में जो एक शख्स की हिलाकत हुई थी वो इमरान खान साहब के गार्ड की बुलेट थी। लेकिन उसके ऊपर उमर चीमा साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी एक गार्ड ने भी एक गोली नहीं चलाई। एक से ज्यादा लोग थे जिन्होंने अटैक किया था और जिसने इमरान पे अटैक किया था उसको मारने के लिए जब गोली चलाई गई तो वो जो एक शख्स जो है वहां पे जो जाँ बहक हुआ वो उस गोली का नतीजा था। और उस पर उन्होंने कहा कि ये भी जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक कोई मजहबी फैनेटिक था जिसने अपने ही गुस्से में आकर इमरान खान साहब पर अटैक किया है, उन्होंने कहा इसमें भी कोई सदाकत नहीं है क्योंकि अटैक करने वाले एक से ज्यादा लोग थे और ये एक सोची समझी स्कीम के तहत अटैक किया गया था। दूसरी जानिब आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखने की के ख्वाह हैं, यानी कि ख्वाहिश है उनकी कि उनके साथ बना के रखी जाए। और उन्होंने कहा कि अब जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, यानी कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद मामलात बहुत बेहतर हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि जी किसी किस्म की, और इमरान खान साहब को जो मीडिया के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी कम हो गई हैं। और दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज एक इवेंट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी सूरत ब्लैकमेल होकर इलेक्शन नहीं कराएंगे। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में रौला पड़ गया है तो केपी तो इमरान खान साहब के दस्तरस में है, तो वहाँ से ही कम अज़ कम असेंबली तहलील कर दें। तो उन्होंने कहा वहाँ पे भी असेंबली तहलील करने का हौसला नहीं कर रहे इमरान खान साहब। और आज कमरज़मान कायरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी बहुत सी बातें की और उनका ये कहना था कि खान साहब ख्वाबों और सराबों की दुनिया से निकल आएँ और उनमें फ़र्क भी समझ लें कि ख्वाब क्या होते हैं और सराब क्या होते हैं। फिर जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी का मामलात हैं इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब का ख्याल है कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे और अब ये उनको कैसे लग रहा है ये इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राना अरशद साहब, MP हैं पंजाब असम्बली में, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब। आलिया हमजा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, टेक्निकली मेंबर हैं नेशनल असेंबली की लेकिन इस्तीफ़ा दे चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। सलमान आबिद साहब, जर्नलिस्ट एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त दें तो मैं आलिया साहिबा से शुरू करना चाहता हूँ। आलिया साहिबा, इमरान खान साहब को ये कैसे और क्यों लग रहा है कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे? हम सुन रहे थे कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि चेयरमैन इमरान खान साहब जो बात करें वो असेंबली तहलील होने पर बात करें। 11 जनवरी तक अगर डेट दी हुई है ये लाहौर हाई कोर्ट ने, तो आप ये देखें कि उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम उससे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, यानी एतमाद का वोट वजीर आला ले लेंगे और बाकी सारी लीगैलिटीज को देखते हुए हम इंशाअल्लाह जिस वक्त एतमाद का वोट लेंगे और अदालत की 11 जनवरी की डेडलाइन के बाद हम अपनी असेंबलियां तोड़ देंगे। वंस असेंबलियां टूट जाएंगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना इज मैंडेटरी। दैट्स वाई कि ये टाइमलाइन यही बनती है कि या तो एंड ऑफ मार्च होगा और या अप्रैल का शुरू होगा। ये केपी और पंजाब के लिए है, ये केपी और पंजाब के लिए जी। और ऑफ कोर्स अगर केपी और पंजाब टूटेगी तो आइडियली इनको अपने वादे के लिहाज से पूरे मुल्क में ही इलेक्शन करवाने चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि 70% मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहा है और बाकी एक दफा दोबारा वही एक्सरसाइज रिपीट की जाए। वैसे तो ये इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात से जिस तरह से भाग रहे हैं, और आज हमने सुना है कि कराची के बलदियाती इंतखाब से भागने के लिए सिंध हुकूमत ने भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दिया है। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इंतखाबात से भाग रहे हैं। जमहूरी हुकूमतें तो इंतखाबात से नहीं भागती हैं। बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और वो मेरा ख्याल है इफ आई एम राइट 13 जनवरी की डेट आई थी कराची के और हैदराबाद के जो सिंध के जो बकाया
या इलाके रह गए थे बल्दियाती इंतखाबात के लिए। लेकिन चलें, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि लगता है इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अप्रैल में इलेक्शन हो, तो वो तो फिर आम इंतखाबात की बात कर रहे होंगे, जो कि इस वक्त की वफाकी हुकूमत को शायद किसी भी तरह कबूल नहीं होगा। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ, वफाकी हुकूमत की जो तवज्जो है वो हुकूमत की तरफ है ही नहीं। ये तो सिर्फ अपने केसेस माफ कराने आते हैं, जो धड़ाधड़ इनके केसेस माफ हो रहे हैं। और इन्हें जो NRO 2 चाहिए था, वो जब एक दफा नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे तो NRO 2 भी इनका खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 75 साल आजम सवाती साहब को तो जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन वहां पर धड़ाधड़ कभी सलमान शहबाज को, कभी दामादे आला को मिल रही है। और अभी तो हमने ये देखा था कि तोशा खाना में भी इनको NRO 2 मिल गया। आपने देखा नहीं है कि किस तरह से इनका नैब अदालत ने रेफरेंस वापस भेज दिया। बिल्कुल जी, उसके अलावा भी इनका वकील भी वहां से मुकर गया। और एक और चीज मैं यहाँ पर आपको कैटेगोरिकली बता दूं, इनके अपने एक MNA अली गौहर बलोच साहब ने इमरान खान साहब के अगेंस्ट तोशा खाना केस रेफर किया था। उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज बड़े सख्त गुस्से में आए कि उन्होंने वो केस भी तोशा खाना का इमरान खान के अगेंस्ट वापस ले लिया है, जिसकी वजह से इमरान खान का नोटिफिकेशन रुका हुआ था उन हलकों में एज एन MNA। सही। चलें, बिल्कुल। राना अरशद साहब, तवज्जो आपकी NRO लेने में, केसेस खत्म कराने में, मुल्क की और आवाम की परेशानी शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रही। महंगाई अपने अरूज पर, अब दहशत गर्दी ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। मसले मसाइल इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कि अगर आपको लग रहा है, क्योंकि डार साहब भी इतने अब कॉन्फिडेंट नजर नहीं आते कि मामला को जल्द बेहतर कर सकेंगे, तो निकलें, आम इंतखाबात की तरफ जाएं, फिर देख लेते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि अगर अच्छी मेरे पास नंबर ना हुए तो मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है हुकूमत में बैठने की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर हैदर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। आप खुद बड़ी फ़हम और फ़रासत रखते हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो भी होया, जो पाकिस्तान को की तरह चाट के, अब बुनियादों को खोखला करके और IMF के साथ रिटर्न एग्रीमेंट्स पर उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके अब वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये किसी तरह मुनासिब रवैया नहीं। उन्होंने तो 23 दिसंबर को असेंबली डिसॉल्व करनी थी और पंजाब को छोड़े, खैबर पख्तूनख्वा की वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर रहे। और उसके बाद फिर उन्होंने कौमी असेंबली में जाना था, वहां से भी भाग गए, वहां से भी राय फरार इस्तेमाल कर गए। और हकीकत ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी 4.25 साल की कारकर्दगी को छुपाने के लिए और पंजाब में 4.5 साल की नालायकियों को छुपाने के लिए और खैबर पख्तूनख्वा में 9.5 साल जो नालायकियां की, जो वहां का इंसाफ कमीशन को ताला लगाया, वो इन तमाम चीजों पर पर्दा डालना चाहते हैं। तो ज़मीर हैदर साहब, ये पॉसिबल नहीं। जो आपने बात की, बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, हम एक ही फंक्शन में थे लाहौर में, हमारी होटल में ख्वाजा सादिर रफीक साहब के वालिद साहब की बरसी थी और बिल्कुल उन्होंने बातें ठीक की। तो हम भी ये पूछना चाहते हैं कि इमरान खान की इधर जमान पार्क में पूरे पंजाब की पुलिस उनको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है और घंटे में 2-2 दफा मुरसलाई साहब तशरीफ लाते हैं जो सुपर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और पंजाब के अंदर सत्यानाश हो चुका है। लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, यहाँ पर जिम्मेदार का कोई पुरसाने हाल नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो सोई हुई हैं और जो माफियाज हैं, गंदम माफिया, आटा माफिया का राज है। और हम परेशान हैं कि खासा में अगर थोड़ी सी भी अकल सूझबूझ हो तो वो समझने से आ रही क्यों है कि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट है, वो डिलीवर क्यों नहीं करते? सर जी, तो वो तो आपके हक में जाती है। अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे तो मुकाएं रोला, नेशनल असेंबली समेत तमाम जो असेंबलियां हैं तहलील करें और इंतखाबात में जाएं। आपके लिए तो फिर आइडियल टाइम है ना इस वक्त। ज़मीर हैदर साहब, आप ये देखें कि 5 साल का टनोर है कौमी असेंबलीज और सूबाई असेंबलीज का, तो ये जो साल चढ़ने वाला ये इलेक्शन ईयर है
ये अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं, अगस्त में होते हैं, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब खान साहब चाहते हैं कि मुझे वही फैसिलिटेटर प्रोवाइड कर दिया जाए जो आरटीएम सिस्टम को लेकर भाग जाए, सो जाए। सही। आप पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चले होगा। सही। तो आप 4.25 साल की कारकर्दगी जो थी, जो 0/0 है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब देना पड़ेगा, 8 महीने का हिसाब देना है। चलें। लेकिन ये जो नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, इस पे मजीद भी बात करते हैं। सलमान, सही, उसमें वो काम हो। राणा साहब आपको मेरी आवाज अगर आ रही है, मैं कह रहा हूं कि आपका पॉइंट आ गया, इसके बाद भी आपसे बात करते हैं। मैं जरा सलमान आबिद साहब का तज्जिया लेना चाह रहा हूं। सलमान आबिद साहब, लगता कुछ ऐसे है कि शायद तमाम जो पार्टियों के सरबराहान हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, चाहे वो दहशतगर्दी जो अब दोबारा सर उठा रही है, महंगाई काबू नहीं आ रही, और आपको मालूम है कि डार साहब डॉलर को भी कंट्रोल नहीं कर सके, और डॉलर को कंट्रोल क्या करना, डॉलर नायाब हो गया, मार्केट में मिल भी नहीं रहा, और जितनी कीमत पे भी कोई खरीदना चाहे उसको भी नहीं मिल रहा। तो इस सारी सूरत हाल में आप नहीं देखते कि इमरान खान साहब को भी थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए, चले जाएं कौमी असेंबली में, वहां पे ये तमाम इश्यूज उठाएं, और उसके बाद हुकूमत को बोलें कि जनाब चलें आम इंतखाबात की तरफ चलते हैं, ताकि जो भी मुआहदे होने आने वाले दिनों में इंटरनेशनली, तो वो भी यही चाहते हैं कि हम 5 साल वाली हुकूमत के साथ कॉन्टिन्यूशन के लिए मुआहदे करें। देखिए जमीर साहब, बात यह है कि इमरान खान ने असेंबली में जाना है या नहीं जाना, वो तो पीटीआई का अपना फैसला होगा। लेकिन बात यह है कि जो बुनियादी तौर पर कि जो हमने एक सियासी तमाशा लगाया हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, उसमें हुकूमत हो या अपोजिशन हो, यानी इससे पाकिस्तान के इस वक्त के दाखिली मसाइल और इलाकाई मसाइल और आलमी मसाइल जो हमारे पास है, उनसे हम कैसे निकल सकते हैं, चाहे वो कौमी सियासत से जुड़े मसाइल हैं, चाहे वो मईशत से जुड़े मसाइल हैं। हम तो मसलों को हल करने की बजाय उन्हें मुसलसल जो है बिगाड़ रहे हैं। अब आप देखिए ना, एक इल्जाम तराशियों पर मबनी सियासत है, हुकूमत अपोजिशन पर, अपोजिशन हुकूमत पर या इदारों पर एक दूसरे पे इल्जामात लगा के हम किसकी खिदमत कर रहे हैं। अब मसला यह है कि इंतखाबात वक्त से पहले हो या इंतखाबात वक्त के बाद हो, मसला यह है। और ये इमरान खान साहब पार्लियामेंट में चले भी जाएं तो आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट इसके बाद बहुत शानदार हो जाएगी? और पार्लियामेंट तो पहले भी जिस वक्त वो अंदर थे तो कितना शानदार काम कर रही थी हमारी पार्लियामेंट है। हमारी पॉलिटिक्स में तो हमारी पार्लियामेंट इररिलेवेंट होती जा रही है। मैं माजरत चाहता हूँ, इसमें जो हमारे कौमी मसलों का तो एड्रेस ही नहीं कर पा रही। ये तो पावर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एक सियासी खेल बन गया है, और उसमें सब ताकतवर तबकात जो है अपने अपने इंटरेस्ट की गेम खेल रहे हैं। उनके सामने तो ना तो नेशनल इंटरेस्ट है, ना उनके सामने हमारे इकोनॉमिक के बड़े सीरियस क्राइसिस है। एक जज्बाती किस्म की सियासत के साथ हम चीजों को डील करना चाह रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, मईशत को डील करने के लिए भी हमारे पास सिवाय जज्बाती तारों के कुछ नहीं है। मिसालदार साहब जब लंदन से चले तो कहने लगे कि जनाब मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं आऊंगा तो डॉलर भी सस्ता हो जाएगा, IMF भी हमारी बातें मान लेगी, दुनिया भी हमारे पास पैसे लेके आएगी। अब उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और इसी तरीके से सियासी तौर पर अगर आप देखें तो हम तो इस वक्त देखिए ना, मसला यह है कि इलेक्शन के ऊपर हम जाके अड़ गए हैं। अब इमरान खान साहब तो हुकूमत से तो नहीं मुतालबा कर रहे, इमरान खान साहब का मुतालबा तो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है। उनको पता है कि फैसला कहाँ होता है, किसने फैसला करना है। वो कहते हैं जी ए पॉलिटिकल कहना है, अब अलग बात है, लेकिन असल डिसाइसिव पावर तो एस्टैब्लिशमेंट है, वही फैसला करेगी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अभी जो आलिया हमजा कह रही थी ना, अगर 2 सूबाई असम्बलियां तहलील हो जाती हैं और कौमी असम्बली से भी इस्तीफे आते हैं तो फिर तो आपको एक नेशनल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प बात यह है, एक तरफ स्पीकर कहते हैं कि जी मैं उस वक्त तक इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा जब तक फर्दन लोग मेरे पास आके इंफरादी सतह पे मिलेंगे नहीं। अब सवाल यह है कि स्पीकर से ये पूछे कि जो 11 आपने इस्तीफे कबूल किए थे और जिन पर आपने अक्टूबर में बाई इलेक्शन करवाए थे, उनमें से कौन आया था आपके पास इंफरादी सतह पे मिलने के लिए कि जी मैं इस्तीफा देना चाहता हूं? उस वक्त तो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उनके इस्तीफे भी कबूल किए और ऐसे हल्के चुने जहां इनका जीत का मार्जिन 2.5-3 हजार से ज्यादा नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि ये हमारे यहाँ जो पावर पॉलिटिक्स के डेकोरम बन गए हैं ना जी, इसने हमारी सियासत को मुश्किल में डाल दिया। और ये सिर्फ सियासत नहीं है, बल्कि रियासती इदारों के दरमियान भी टकराव है, इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिशियन। और बड़े मजेदार बात यह है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, बड़ी सियासी जमातें जो है, वो देख तो इस्लामाबाद पिंडी की तरफ ही रही है। उनको इमरान खान के बारे में भी, इमरान खान साहब भी उसी तरह की बात करते हैं। और जो इस वक्त का हुक्मरान इत्तेहाद है,
वो एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा है कि जनाब इमरान खान का मुकाबला आप करें, हमसे तो नहीं होगा, आप इसको टेक्निकल तरीके से नॉकआउट करें, उनको बाहर निकालें। तो ये जो सारा सियासत का खेल जारी है, मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई पाकिस्तान की कौमी सियासत की खिदमत हो रही है और इससे हम अपने मसलों को उस तरह से हल कर सकेंगे। फ्रेश मैंडेट चाहिए, लेकिन एक सवाल यह कि इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को कौन इंश्योर करेगा? ये तो हमारी रवायत है, जो इलेक्शन हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है, जो जीत जाता है नहीं, वो कहता है लेकिन सलमान आबिद साहब, इलेक्शन। इमरान खान ने कह दिया ना कि अगर अच्छी अक्सरियत मुझे नहीं हासिल होती तो फिर मैं मतलब अपोजिशन में जाके बैठ जाऊंगा। मतलब वो अभी इमरान खान साहब ने जब 2018 के इलेक्शन से पहले भी हमारी इमरान खान से जब मुलाकातें हुई थी, तो इमरान खान ने ऐसे ही हमें कहा था कि जी वो कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन गए थे, मजबूरी थी। और अब भी आप मुझे बताइए ना, अगर उनको अक्सरियत नहीं मिलती और वो कहते हैं कि जी मैं कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं जाऊंगा, अच्छी बात है, ना जाए, क्योंकि पाकिस्तान का मसले का हल तो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है। ये तो सियासी ब्लैकमेलिंग के हथियार बनाए हुए हैं हमने अपनी पावर डेकोरम के अंदर, जो 7-7, 8-8, 10-10 वोटों के ऊपर हुकूमतें खड़ी करके आप सियासी हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं छोटी छोटी बातों के जरिए। तो ये कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन ये कि इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन गए थे। अब पता नहीं अब आइंदा जाते हैं या नहीं जाते, हमें तो उन्होंने यही कहा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन लेट्स सी जिस वक्त आएगा तो देखेंगे कि क्या वो 2/3 मेजोरिटी लेके सिंगल अपनी पार्टी की बुनियाद पे हुकूमत बना भी सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल डेफिसिट है हमारा, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम एक दूसरे के वजूद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कैसे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आएगा? मेरी समझ से तो बाहर। चलें, बिल्कुल सही, इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन। ब्रेकेंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि किसी तौर पर भी इमरान खान साहब के हाथों ब्लैकमेल होकर इंतखाबात नहीं करवाएंगे। अब इसमें जो अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी बात की, जो आलिया हमजा साहिबा का भी ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो अप्रैल के इलेक्शंस की तरफ इशारा दिया है वो शायद सिर्फ और सिर्फ केपी और पंजाब असम्बलीज के हवाले से है, और अगर इस पे कन्विंस हुई वफाकी हुकूमत तो तमाम पाकिस्तान में बाकी असम्बलियाँ भी तहलील कर कर जो है पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। सलमान आबिद साहब का भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दोबारा एक और नई जो है वो रस्सा कशी शुरू हो जाएगी। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आलिया हमजा साहिबा, राना अरशद साहब और सलमान आबिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आलिया साहिबा, ये जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा और 12 मरतबा जो इस वक्त पीडीएम के लीडर्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप, उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये जो लास्ट कार्ड जो बहुत करीब उन्होंने अपने सीने के साथ लगा के रखा और उसके बाद फिर 23 दिसंबर को उसका शो डाउन होना था, उस हवाले से भी ये तमाम लीडरशिप का यही ख्याल है कि इमरान खान साहब किसी ना किसी तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में आकर जो है इलेक्शंस मांग रहे हैं। दूसरी जानिब से हम देख रहे हैं कि बड़ी अजीब किस्म की कैंपेन भी चल रही है इमरान खान साहब के खिलाफ, कुछ ऑडियोज और इस तरह इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, असल में इनका मसला जो है ना वो अवाम और मुल्क तो है नहीं, इनका मसला सिर्फ इमरान खान है। अभी आपने सुना तो है, आपने राना साहब से क्या बात की और उन्होंने उसका जवाब सिर्फ इमरान खान ने ये कर दिया। आप पूछेंगे महंगाई क्यों हो गई, वो कहेंगे इमरान खान ने महंगाई कर दी। आप पूछेंगे दहशतगर्दी हो रही है, वो कहेंगे इमरान खान ने कर दी। आप कहेंगे चबल तक गोले पहुंच के, कहेंगे इसका जिम्मेदार इमरान खान है। इस वक्त हालात ये है कि अमेरिका, यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान से मुतालिक अपनी सफरी हदायत मनफी कर चुके हैं, लेकिन इनका मसला इमरान खान है। क्रेडिट रेटिंग के इदारे पाकिस्तान की रेटिंग्स को मनफी कर रहे हैं, लेकिन इनका मसला इमरान खान है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की GDP ग्रोथ को नेगेटिव फोरकास्ट करें, लेकिन इनका मसला इमरान खान है। यानी आप ये देखें कि यहाँ पर दहशतगर्द और बमबार पहुंच गया है इस्लामाबाद तक, लेकिन ये जो रियासत पाकिस्तान है और रियासत पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इमरान खान को सियासत से मनफी करने के चक्कर में है। मैं तो सिर्फ इनसे इतना कहूंगी कि काश के इमरान खान के ऑडियो और वीडियो जमा करने की बजाय उसको कुछ बमबार की ऑडियो वीडियो लीक कर देते, ताकि कम से कम मेरे अवाम के लोगों की
जिंदगियां तो बच जाती। मतलब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि इस वक्त तक इमरान खान हुकूमत के जमाशुदा ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर ये मुल्क चल रहा है, और 10.3 बिलियन डॉलर के जो ज़र मुबादला के ज़खायर है ये उड़ा चुके हैं। इंस्टेड ऑफ ऑल के उसके बाद चाइना का लोन आया, वहां से लोन आया, आपका IMF ने आपको लोन दिया, आपको सऊदी अरेबिया ने कुछ ना कुछ लोन दिया। अब सूरत हाल इस वक्त है कि हफ्ते के रोज से मुल्क भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद कर दी जाएगी। बकौल एप्टिमा के जो 1.7 बिलियन डॉलर का हमारी मंथली एक्सपोर्ट होती थी वो 1 बिलियन डॉलर के ऊपर आ गए। 1600 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, 50 लाख मुलाजमतें कम हो चुकी हैं, और वो ये कह रही हैं कि इससे 3 करोड़ लोग मुतासिर होंगे। अब आप मुझे ये बता दें इमरान खान का इसमें क्या कसूर है कि अगर इंडस मोटर्स अपने शट डाउन कर दे, जैज अपने 10,000 टावर सेल कर दे, पाकिस्तान को मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन साउथ एशिया डिक्लेयर कर दिया जाए, 417 कंटेनर्स ऐसे हैं तकरीबन जिनकी 1.5 अरब की वर्थ है, वो पोर्ट कासिम के ऊपर डॉलर शॉर्टेज की वजह से सिर्फ रुके हुए। पाकिस्तान का जो डेट है वो 62.5 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गया है, और पाकिस्तान का रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस यानी वो इस कदर ज्यादा हो चुका है, और IMF आपसे बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस मुल्क में क्या हो रहा है? इस मुल्क में ये हो रहा है इमरान खान की ऑडियोज लो, इमरान खान की वीडियोज लो। आज इनके माशाल्लाह जो दूसरे राना साहब है वो फरमा रहे हैं पहले 13 मिनट की टेप आई थी, अब 25 मिनट की टेप आ रही। मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, अगर इस टेप से पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है ना, प्लीज अभी रिलीज कर दे। अगर महंगाई कम हो जाती है ना, अभी रिलीज कर दे। पाकिस्तान की मईशत जो है वो ऊपर जाती है, अभी रिलीज कर दे। वो डिफॉल्ट होने से बच जाता है, गुर्बत बेरोजगारी में कमी आ जाती है। बिल्कुल आलिया साहिबा हो जाता है, प्लीज इमरान खान उसकी भी कॉस्ट अदा आलिया साहिबा बिल्कुल इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान आलिया साहिबा लेकिन की तरह नहीं है। सही आलिया साहिबा फिर ख्वाजा साहब की आप बात कर रहे थे ना, असल में उन्हें तो डर लगेगा, इसलिए डर लगेगा कि जिनको कॉल के ऊपर इलेक्शन की सीट दी जाए ना, और जिनको कॉल करते थे वो भी अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना होना, तो उन्हें तो इलेक्शन में जाने से डर लगेगा। इसीलिए तो ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कल तक हमें कहते थे ना, आज पाकिस्तान को ये किराए की बंदूक बनाने लगे हैं। जो इमरान खान कहता था ना रजीम चेंज ऑपरेशन, आज सारी चीजें इमरान खान की एक एक करके बातें पूरी हो। लेकिन आलिया साहिबा अब आप पहले वजीर खारजा रजीम चेंज के आलिया साहिबा पहले इमरान खान साहब ने कहा कि ये रजीम चेंज फॉरेन स्पॉन्सर थी, स्पेशली US स्पॉन्सर थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आई वांट टू हैव गुड टर्म्स विद US। अब आप आज फिर हमें ये बता रही है कि जो इमरान खान साहब कहते थे वो अब सच होने जा रहा है। अब हमें आप कंफ्यूज ना करें, लेकिन आपने जो बातें की हैं जनरली सही है, नो डाउट अबाउट दैट। सिर्फ एक सेकेंड, मैं बात जो करना चाह रही हूँ, मैं बात ही करना चाह रही हूँ कि जो रजीम ऑपरेशन था ना, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं। आपने देखा यानी कि जो इमरान खान साहब के पहले खदशात थे कि किस बिल्कुल सही कहते थे, निशाना इमरान खान नहीं था, निशाना पाकिस्तान था। चले आपका पॉइंट आ गया राना साहब, बिल्कुल आलिया साहिबा आपका पॉइंट आ गया, आलिया साहिबा आपका पॉइंट आ गया, आलिया साहिबा आपका पॉइंट आ गया। राना अरशद साहब, मसले मसाइल तो आपने सारे सुन लिए, और अब ये ना कहिएगा कि जी मईशत की हालत ये खराब करके गए थे, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे आपकी गवर्नमेंट में मई में रिलीज हुआ, मई के आखिरी हफ्ते में, उसके मुताबिक ये जो साल आउटगोइंग फिस्कल ईयर था पिछला, उसमें 6% ग्रोथ होनी थी। चलें कंसोलिडेट होगी तो 5.8 5.7 हो जाएगी, और उससे पिछले माली साल में 5.7 थी, जो कि कोविड के बाद आई थी। इशू ये है कि आप PTI के पर्सन को मैं कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता ये मुझे जरूर बताएं कि 2018 में जो 24 बिलियन डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो हम साथ नहीं ले गए थे, वो इधर ही थे, और डॉलर 108 का था और 100 रुपए की 2 किलो चीनी आती थी, खुशहाली की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा था। तो ये 2017 में जब सिटिंग 2/3 अक्सरियत लेने वाले प्राइम मिनिस्टर को इमरान खान और उसकी पार्टी और उनके जो फैसिलिटेटर थे वो फारग करने के चक्कर में लगे हुए थे, और ये वही एक प्लांट किए जाने वाला प्लांटेड
मंसूबा था जो पाकिस्तान की बुनियादों में बैठ गया, खोखला कर गया। अब जमीर हैदर साहब, ये जो इस महीने हमने इंस्टॉलमेंट दी वो इमरान खान ने कर्जे लिए थे भाई। पहले 72-73 साल में 30,000 अरब थे, अब 60,000 अरब कर्जे करके चला गया। ये कितना मासूम है, वो किधर पैसे ले गया? वो एग्रीमेंट कंट्री टू कंट्री IMF के साथ जो करके गया, और उसका जिम्मेदार आज कौन है? वो आज पाकिस्तान की आवाम उस सजा को भुगत रही है। सुलेमान आबू साहब बड़ी फहमो फरासत रखते हैं, मैं बिल्कुल उनके पॉइंट्स को इंडोर्स करता हूं। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इमरान खान आए ना कौमी असेंबली में, और उनके पास ये राइट है वो हमारे ऊपर अदम एतमाद करें। उनके इत्तेहादी आज भी खालिद मकबूल साहब अभी वो बात कर रहे थे प्रोग्राम में, जिधर ख्वाजा आसिफ साहब थे, मैं भी उधर था, वो यही बात कर रहे थे कि पिछले प्राइम मिनिस्टर ने 14 सीटें ले ली और जीतने वालों को इत्मीनान नहीं था कि वो जीत क्यों रहे हैं, और जो जितवा रहे थे उनको भी इत्मीनान नहीं था कि हमने जितवा दिया है। तो जब ऐसे ये बाय इलेक्शंस की बात कर रहे हैं राणा साहब आप, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, साहब ये बाय इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, खोखले नारे लगाने वाले राणा साहब आप ये बाय इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। के जिम्मेदार PTI की गवर्नमेंट परवेज लाई है, और खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के हालात। यार राणा साहब बात, सर जी आप फिर दोबारा वही बात कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत पंजाब में और KP में है, तो ये यहां डिलीवर क्यों नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो वो तो उनके नुकसान में जाएगा ना, आपको इससे क्या फायदा होता है कि जी ये अपने कहते हैं उधर अच्छी डिलीवरेंस करें, छोड़ें आप कहेंगे जी बस ठीक है। करते हैं, माफिया से बदले लेते हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हैं, और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर को भगा रहे हैं। चले मैं जरा मैं अब सलमान आबिद साहब की तरफ जाता हूं। सलमान आबिद साहब की तरफ, राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। मेरा सवाल बुनियादी जो था वो यही था कि अगर ये इतने हालात खराब हैं और आपको भी नजर आता है, तो क्यों नहीं निकल जाते? उस वक्त अगर इतने हालात खराब थे तो रहने देते खान साहब को, और उस वक्त जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था खान साहब का वो तो बहुत नीचे था। अंदाजा है, मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं पंजाब का नायब सदर हूं तंजीम का, मुस्लिम लीग नून का, मैं कारकुनों में रहता हूं, अभी भी कारकुनों से आए हैं, लेकिन मुल्क को अधूरा छोड़कर तो किसके रहमो करम पर जाएं? इस मुल्क को 4.25 साल में जो खान साहब ने किया, जो चलें बिल्कुल, लेकिन राणा साहब बड़ी अजीब सी बात है ना, पहले आप कहते थे कि पंजाब और KP तहलील करो, इंतखाबात ले लो, उसके बाद वो जब उन्होंने करने गए तो आपने कहा कि ये कैसे हो सकता है, पंजाब हुकूमत तो नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, वक्त पूरा करेगी। बहुत सारी कंट्राडिक्शंस हैं। सलमान आबिद साहब ये क्या कंफ्यूजन है, मतलब कौन सही है कौन गलत है? देखिए, इस मुल्क में हर जमात का अपना आइन है, अपना कानून है, अपनी सियासत है और अपना जमहूरी असूल है, और सब उसकी तशरीह भी अपने अपने मफादात के तहत करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में जो क्राइसिस आ गया ना जी, जब आप कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वो तो होता नहीं है। अब मिसाल के तौर पे अगर अदालतें आपसे ये पूछना शुरू कर दें कि असेंबली की तहलील करने से पहले हम इस बात की गारंटी दो कि असेंबली तहलील नहीं होगी, तो ये तो अदालत का इख्तियार नहीं है, ये तो पूरा चीफ मिनिस्टर का स्वाबीदी इख्तियार है कि अगर वो असेंबली तोड़ना चाहता है तो उसको तोड़ने दे। आप किस बात की गारंटी मांग रहे हैं? ये ऐसी गारंटी है जैसे पूछा गया था कि नवाज शरीफ साहब जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप हमें जमानत दें। हमारी इदारे भी, हमारी अदालतें भी, हमारी सियासत भी बिला वजह की एक ऐसी सियासी उलझन में चले गए हैं जिसमें सवाए टकराव के कुछ नहीं है। अब देखिए, मसले का हल तो इंतखाबात है, क्योंकि एक गैर यकीनी सूरत हाल सियासत की भी है और मईशत की भी है, और बड़े मालियाती इदारे जो है वो पाकिस्तान पे इस वक्त ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है हमारी अनसर्टेनिटी की वजह से। अगर आप इलेक्शन जो है मई में नहीं करवाना चाहते और आप कहते हैं हम अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे, अब तो वो अच्छी बात है करवा लें अक्टूबर में इलेक्शन, लेकिन अब तो हुकूमत के अपने वजीर यानी ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर राना सनाउल्लाह तक हमें तो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर से आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो माशाल्लाह एक कदम आगे बढ़ के कहा कि हम इलेक्शन उस वक्त करवाएंगे जब हमारी हुकूमत कुछ डिलीवर कर सकेगी। अब अगर ये अगले 2 साल तक भी डिलीवर ना कर सके तो इसका मतलब है इलेक्शन इनको सूट नहीं करते। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त मसले का हल जो है ये सियासी जमातों के आपस में बैठने का है। आप इलेक्शन के ऊपर भी इत्तेफाक करें,
इलेक्शन सही, रिफॉर्म के बिल्कुल। हवाले से भी, सलमान इलेक्शन प्लान पर भी बात करें। बिल्कुल सही फरमाया सलमान। मैं जरा ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि जरा इस पर मजीद बात करें कि आलिया साहिबा से भी ये पूछें, क्योंकि अब जिस तरह आपने कहा ये वाकई निजी महफिल और इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में और पावर ड्राइंग रूम्स में ये बात हो रही है कि जी अगले साल भी इंतखाबात नहीं है और हो सकता है सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, कॉन्टिन्यूएशन शायद इसकी गवर्नमेंट की ना हो, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी बात करें, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आलिया साहिबा, एक जो मैंने जाते हुए बात की कि ये भी हवा में हो रही हैं या इनके पीछे कोई रियलिटी है, ये गॉसिप है, और दूसरा ये कि वो ये भी एक गॉसिप है कि जी ये कोई तहलील वहलील नहीं होनी, और पंजाब तो असेंबली बिल्कुल भी तहलील नहीं होनी, ये इसी तरह मामला आगे चलते रहेंगे। 11 तारीख है तो 11 के बाद फिर एक और तारीख, और तारीख पे तारीख। सिर्फ इतना समझती हूँ किसी की विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन खान साहब बिल्कुल कमिटेड हैं और उन्होंने इन असेंबलियों को तोड़ना भी, और हमने इलेक्शन में भी जाना है। आपने बात किया कि ये वाकई ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये लोग इलेक्शन में जाएं, क्योंकि ये इक्तदार का कब्जा माफिया है, और आपने देखा कि कब्जा माफिया जो है उसको इक्तदार से अगर कहीं से भी कब्जा, एक प्लॉट पे भी कब्जा कर लेना तो घसीट के ना निकाले तो तब तक वो कब्जा माफिया वो जगह छोड़ता नहीं है। अब थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि जी हमें सब कुछ पता था, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आपने किया क्या इस मुल्क के साथ, यही तो हम सवाल कर रहे हैं। आपके वो जो तजर्बाकारी का चूरन बेचने वाली पंजाब स्पीड थी ना, वो पंजाब स्पीड आपको पता है कि उन्होंने सिर्फ 15 से 1 महीना पहले जो अप्रैल से था क्या फरमाया था? उन्होंने कहा था अगर 6 महीने में मैंने इस मुल्क की मईशत को सही ना कर दिया तो मेरा नाम इमरान न्याजी रख लें। वैसे तो इमरान न्याजी के आप क्या मैं कहूँ, मतलब वो नाम भी काबिल, उस नाम मैं ये नहीं समझती कि मेरे लीडर का भी आप लोग नाम लें, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि उनकी शोबाजियां, उनकी पंजाब स्पीड सब दुनिया जान गई है। जिस तेजी से इसकी पंजाब स्पीड से एक्सपोर्ट गिरी है, जिस पंजाब स्पीड से रेमिटेंसेस गिरे, जिस पंजाब स्पीड से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आलिया साहबा, ये बिल्कुल आप पीछे आप हमें इसके नंबर्स भी बता चुकी हैं। आप आलिया साहबा आपने ये नंबर्स हमें बताए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो तजर्बाकारों की हुकूमत थी ना, जिसकी सूरत हाल ये है कि तारीख की सबसे बड़ी काबीना तकरीबन 80 लोग हैं, 30 इनके पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, बाकी 25 इनकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। पूरी जितनी यहाँ पर MNAs हैं ना इस वक्त जो अपोजिशन में बैठे हैं, सबको इन्होंने किसी को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना के, किसी को मावने खसूसी बना के, किसी को मिनिस्टर बना के। आलिया साहिबा, मेरा सवाल ये था जो मैंने आपको बताया कि चुकी है। देखिए, ये तब इक़्तिदार छोड़ेंगे जब अवाम इनके घरों तक पहुंचेगी, ये तब इक़्तिदार छोड़ेंगे जब अवाम, जो आटा हमारे दौर के अंदर 50 रुपए पर मिलता था आज 150 के ऊपर भी नहीं मिल रहा है, जो इस वक्त चीनी की सूरत हाल है, जो इस वक्त राइस की सूरत हाल है, 55% राइस की कीमत में इजाफा हो गया, पाम ऑयल पूरी दुनिया के अंदर सस्ता। आलिया साहिबा, ये चीजें सारी आप बेचने बिल्कुल सही फरमा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देंगे ना अवाम को, आप वोट करने। मेरा सवाल आलिया साहिबा ये था, देखिए मेरा सवाल आलिया साहिबा ये था, वही मैं आ रही हूँ। देखें आलिया साहिबा, खान साहब चाहते थे बैलेट से तब्दीली आए इस मुल्क के अंदर, लेकिन हमें ये लगता है कि 25 मई को जो हम एक कदम पीछे हटे थे, या ये जो हम नवंबर में 26 नवंबर को एक कदम पीछे हटे थे, ये उसको हमारी कमजोरी समझे। चलें, अवाम के पीछे हटने को। आलिया साहिबा, मेरा सवाल बड़ा सिंपल था कि ये अफवाहें हैं, आप लोग चलें, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। राना अरशद साहब, राना अरशद साहब, आलिया साहिबा आपका पॉइंट आ गया, प्लीज। आलिया साहिबा आपका पॉइंट आ गया, प्लीज। राना अरशद साहब, मुझे ये बता दें कि आप लोग क्या वाकई इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि जनाब ठीक है चलने दें मामला, और पंजाब भी अगर आपको मिल जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो नहीं ले जाते, तो आप पंजाब भी काबू करें और उसके बाद खींचें, साल तो एंजॉय करें और उसके बाद देखा जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो लगे। नहीं जमीर हैदर साहब, आप ऑनेस्टली यकीन करें, हमें पंजाब का भी कोई शौक नहीं, हमें मरकज का भी इतना शौक नहीं, लेकिन हम जमहूरी लोग हैं, हम टेबल टॉक करना चाहते हैं। आप प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के अल्फाज को देख लें, और जो असाद डार साहब की उनकी मीटिंग हुई थी, हम तो उसकी कंटिन्यूटी चाह रहे हैं कि ये बैठकर बात करें,
लेकिन ये असूल जो है इनके घर का अनोखा ही कानून है, अनोखे ही रूल्स है। ये पहले कहते हैं कि डेट अनाउंस करें फिर डायलॉग होंगे, ऐसा सियासत में पॉसिबल नहीं है। हाँ, आइन के मुताबिक अब पंजाब के गवर्नर ने जो कहा, अगर इनके पास 186 थे तो 3 दिन पहले ले लेते ना। आप देखना 23 को अजलास था, 26 को किया, 26 के बाद 11 को ले गए। ये तो पंजाब असेंबली तो इन्होंने जमान पार्क का एक, मैं समझता हूं कि ड्राइंग रूम का एक वो स्टूडेंट्स वाला बॉक्स समझा हुआ है। ये ऐसे नहीं चलेगा। इनके पास अक्सरियत है, वेल डन, आ जाए। अक्सरियत नहीं है। फिर ये मरकज में इस्तीफा देना चाहते थे, इस्तीफे नहीं देते, ड्रामे करते हैं। अब देखें खान साहब अपने केस की तरफ पहले साइफर खेलते रहे, फिर वीडियोस भी आ गई। जमीर हैदर साहब, हमने कोई वीडियो इनकी ना जारी की है ना हमें जरूरत है। हाँ, अब खान साहब ये खुद सब कुछ करवाते हैं, खुद ही पहले इनकी वीडियो ऑडियो बनी हुई है, खुद ही बनवाई है, और उसके बाद ताकि दुनिया को हम इसी चक्कर में गमाए रहे। राणा साहब एक क्विकली, राणा साहब वो 0/0 राणा साहब क्विकली, मेरे पास टाइम कम है। मैंने सलमान आबिद साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने। क्विकली मुझे एक बात बता दें कि आप लोगों को लगता है कि आप अगले कुछ चंद महीनों में मामला बेहतर कर लेंगे और फिर आप अवाम के सामने जाने की पोजीशन में होंगे? जमीर हैदर साहब, हमारी पूरी कोशिश है, डार साहब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो इंस्टॉलमेंट है, जो रिटर्न करनी होती है, जो MOU साइन इमरान खान साहब ने किया, हम पर अमल भी कर रहे हैं। आज भी IMF हमें क्यों आंखें दिखा रहा है? वो मजीद महंगाई चाहता है, जो इनके एग्रीमेंट से हम महंगाई नहीं करना चाहते। राणा साहब 8 महीने में सब कुछ वो कर दिया जो IMF चाहता था। नाराज हुआ। 8-9 महीने में सब कुछ वो कर दिया जो IMF चाहता था। 2-3 महीनों में हम आवाम को रिलीफ देंगे। चले, हम आवाम के पास जाएंगे। यानी लोग हैं, आप लोगों को कोई डर खौफ नहीं है। चाहते हैं जैसे जिम्मेदारों के इशू। अगर वाकई अप्रैल में इंतखाबात होते हैं, राणा साहब लैपटॉप दे रहे हैं, राणा साहब बंद की। राणा साहब में मेडिसिन नहीं होती। हम तो शबाशी साहब अल्हम्दुलिल्लाह चलें, आपका पॉइंट आ गया। सलमान आबिद साहब करना भी चाहते हैं, सही। सलमान आबिद साहब, आप लिख लें, सलमान आबिद, राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। इन्होंने अंडरटेकन जो राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। सलमान आबिद साहब अप्रूवल से दिया है, बिल्कुल असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। चलें, आपका पॉइंट आ गया। सलमान आबिद साहब, ये जो बातें हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि जी असेंबली डिसॉल्व नहीं होंगी, और दूसरा आपको क्या लगता है कि ये अगले कुछ महीनों में, अगर फर्ज करें इमरान खान साहब की जो प्रेडिक्शन है या उनको लग रहा है कि अप्रैल में इंतखाबात होने हैं, तो ये संभाल लेंगे? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कोई हुकूमत में नहीं कराने ना। हमारे यहाँ तो इस तरह के फैसले जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करती है, इसलिए इमरान खान साहब भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं और हुकूमत भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रही है। वो न्यूट्रल नहीं है इलेक्शन। सर, ये न्यूट्रल वाली बातें जो है ना, ये बस ऐसी ही हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यही उनका कड़ा इम्तिहान भी है। लेकिन इस वक्त हमें भी पता है कि ताकत का मरकज कहां पर है। कमरुज़्ज़मान कायरा भी आज कह चुके हुए हैं कि वो तो कह चुके हुए हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम दूर दूर। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के बयान का क्या अहमियत है यार? उनसे पूछेगा आसिफ अली जरदारी साहब कहां से मशवरे लेते हैं, किन से मशवरे लेते हैं, कौन उनको मशवरे देते हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जरा ये भी बता देना कि आसिफ अली जरदारी साहब आजकल कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। ये छोड़ दें, ये बातें सारी बेईमानी है। असल चीज ये है कि जो मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में अब इंतखाबात होने हैं। अगर ये जितनी जल्दी हो जाएंगे तो पाकिस्तान किसी मसले के हल की तरफ जा सकता है, वरना ये इंतशार की कैफियत इसी तरह से चलेगी जैसे चल रही है, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। हम महाजराई भी पैदा करेंगे, उससे सियासत का भी बेड़ागर करेंगे और मईशत का भी बेड़ागर करेंगे। आपको और इसके अलावा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। और अगर वाकई अप्रैल में इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या देखते हैं कि PMLN इस कैपेसिटी में है कि पंजाब रीगेन कर सके? PMLN के जो लोग हमें मिलते हैं वो तो ये कहते हैं कि अगर हमने माशी तौर पर डिलीवर ना किया उससे पहले हमें कोई इंतखाबात में ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल सकेगी। इसलिए उनकी पूरा इन्हिसार ये है कि इंतखाबात से पहले हम कोई माशी बड़ा पैकेज लेके आए, वो ला सकेंगे। ये भी अब एक ख्वाब की बात लगती है कि IMF जो है उनके साथ इस तरह की डील करने के लिए तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद, आलिया, हमजा, राना अरशद। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।